नमस्कार। आज हम कोशिका की दुनिया के एक बड़े ही अनोखे और ज़रूरी पहलू पर बात करेंगे, ऑटोफेजी। इसे आप कोशिका का खुद को खाना या आत्मभक्षण भी कह सकते हैं। हमारे पास कुछ नोट्स हैं, ऑटोफेजी, कोशिका का आत्मभक्षण। तो आज हम समझेंगे कि ये प्रक्रिया आखिर है क्या, ये कैसे काम करती है, इसे कंट्रोल कौन करता है और हमारी सेहत और बीमारियों में इसका क्या रोल है। कोशिका का खुद को खाना सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर चलिए इसे थोड़ा खोलते हैं। तो शुरुआत करते हैं, ये ऑटोफेजी आखिर है क्या? हाँ, देखिए जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ऑटोफैगी मतलब स्वयं को खाना। ऑटो मतलब सेल्फ और फैजी मतलब ईटिंग। ईटिंग। ये असल में वो प्रक्रिया है जिसमें कोशिका अपने अंदर के कुछ हिस्सों को, जैसे पुराने या खराब हो चुके साइटोप्लाज्मिक मटेरियल्स को पाचन के लिए लाइसोसोम्स तक भेजती है। लाइसोसोम्स वो कोशिका के पाचन केंद्र होते हैं, है ना? बहुत। जी हाँ, बिल्कुल। तो ऑटोफेजी के दो मुख्य उद्देश्य हैं। एक तो जब पोषक तत्वों की कमी हो तो कोशिका अपने अंदर के ही मेटाबोलाइट्स को रिसाइकिल करके जिंदा रह सके, और दूसरा कोशिका में जो कचरा जमा हो जाता है, जैसे खराब ऑर्गेनेल्स या ये प्रोटीन एग्रीगेट्स, उनको साफ करना। अच्छा, और ये कब होती है? मतलब सामान्य तौर पे या सिर्फ मुश्किल समय में? दोनों ही स्थितियों में ये सामान्य शारीरिक प्रक्रियाओं जैसे उम्र बढ़ने या व्यायाम के दौरान भी होती है, और कई रोग अवस्थाओं में भी इसका रोल देखा गया है। सुनने में तो ये कोशिका की एक तरह की रिसाइकलिंग और सफाई व्यवस्था लग रही है। पर ये होता कैसे है? इसके क्या चरण हैं? हाँ, आप कह सकते हैं। इसके मुख्य तौर पे 4 चरण होते हैं। पहला है न्यूक्लिएशन। इसमें कोशिका के अंदर एक दोहरी झिल्ली वाली संरचना बनना शुरू होती है, जिसे फैगोफोर कहते हैं। ये ज्यादातर ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनती है। ईआर, जो प्रोटीन और लिपिड फैक्ट्री है कोशिका की। सही। फिर दूसरा चरण है वेसिकल फॉर्मेशन। इसमें ये फैगोफोर थैली फैलकर कोशिका के उस सामान को घेर लेती है जिसे हटाना है, और फिर ये बंद होकर एक बुलबुला यानी ऑटोफैगोसोम बना लेती है। जैसे कचरे को बैग में डाल दिया। हाँ, कुछ वैसा ही। तीसरा चरण है मैच्योरेशन। अब ये ऑटोफैगोसोम जाकर लाइसोसोम से जुड़ जाता है। इस जुड़ी हुई संरचना को हम ऑटोफैगोलाइसोसोम कहते हैं। और फिर आखिरी चरण? वो है डिग्रेडेशन। लाइसोसोम के अंदर जो शक्तिशाली एंजाइम्स होते हैं, वो ऑटोफैगोसोम के अंदर की सारी चीजों को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देते हैं, और जो काम के मेटाबोलाइट्स होते हैं वो वापस कोशिका में इस्तेमाल के लिए भेज दिए जाते हैं। बाकी कचरा खत्म। कमाल की रिसाइकलिंग प्रक्रिया है, लेकिन इसे कंट्रोल कौन करता है? क्या ये अपने आप होता रहता है? नहीं, ये बहुत बारीकी से रेगुलेटेड है। इसे कंट्रोल करते हैं खास जीन्स, जिन्हें ऑटोफैगी रिलेटेड जीन्स या शॉर्ट में ATGs कहते हैं। अब तक करीब 1 दर्जन से ज्यादा ATGs पहचाने जा चुके हैं। और इसे शुरू क्या करता है? आमतौर पर कोशिका में पोषक तत्वों की कमी या ग्रोथ फैक्टर्स की कमी इसे शुरू करती है। और यहाँ एक दिलचस्प बात है, इसका एक जरूरी मार्कर है लिपिडेटेड LC3 मतलब LC3PE। ये न सिर्फ ऑटोफेगोसोम की झिल्ली बनाने और बढ़ाने में मदद करता है, बल्कि ये पहचानने में भी मदद करता है कि कौन सा कार्गो या सामान इस थैली में जाना है। ओह, तो ये ऐसे ही कुछ भी नहीं उठा लेती? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये चुनाव काफी खास होता है। ये खासकर जो खराब प्रोटीन के गुच्छे होते हैं या क्षतिग्रस्त ऑर्गेनल्स, उनको टारगेट करता है। सिलेक्टिव होता है ये। तो ये सिर्फ सफाई नहीं, बल्कि सोच समझकर की गई सफाई है। कोशिका के लिए इसके मुख्य फायदे क्या हैं फिर? देखिए, सबसे बड़ा फायदा तो है सर्वाइवल मैकेनिज्म। मतलब तनाव की स्थिति में, जैसे पोषण की कमी में, ये कोशिका को जिंदा रखती है। दूसरा, ये कोशिका के अंदर के अंगों जैसे ER, माइटोकॉन्ड्रिया या तक कि पुराने लाइसोसोम्स का भी टर्नओवर करती है। मतलब उन्हें हटाकर नए बनने की जगह बनाती है। और उम्र के साथ जो कोशिका में कचरा जमा होता है, इंट्रासेल्युलर डेब्री, उसे भी ये साफ करती है। यानी कोशिका को जवान बनाए रखने में मदद करती है एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन एक और पहलू भी है। अगर ये प्रक्रिया ठीक से काम ना करे या गड़बड़ा जाए, तो ये एक अलग तरह की कोशिका मृत्यु, ऑटोफेजी एसोसिएटेड सेल डेथ का कारण भी बन सकती है। ये नेक्रोसिस या एपोप्टोसिस से अलग है। अच्छा, तो मतलब ये हमेशा फायदेमंद ही हो, जरूरी नहीं। बीमारियों से इसका क्या कनेक्शन है? हाँ, इसका बीमारियों से रिश्ता थोड़ा जटिल है।
जैसे कैंसर में इसकी भूमिका दोहरी देखी गई है। कुछ मामलों में ये ट्यूमर कोशिकाओं को पोषक तत्व देकर बढ़ने में मदद कर सकती है, तो वहीं कुछ शुरुआती स्टेज में ये कैंसर कोशिकाओं को खत्म करके ट्यूमर बनने से रोक भी सकती है। ये तो बड़ी अजीब बात है। एक ही प्रक्रिया, दो अलग काम। बिल्कुल, ये दिखाता है कि संदर्भ कितना मायने रखता है। फिर न्यूरोडीजेनरेशन यानी मस्तिष्क की बीमारियों में भी इसका बड़ा रोल है। जैसे अल्जाइमर रोग में देखा गया है कि ऑटोफेगोसोम ठीक से मैच्योर नहीं हो पाते, जिससे वो जहरीले प्रोटीन जमा होते रहते हैं, और हंटिंगटन रोग में एक बदला हुआ प्रोटीन म्यूटेंट हंटिंगटन वो ऑटोफेजी की प्रक्रिया में ही बाधा डालता है। ओह, और संक्रमण वाली बीमारियों में? उनमें भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऑटोफेजी कोशिका के अंदर घुसे दुश्मनों जैसे माइकोबैक्टीरिया, शिगेला और HSV-1 जैसे वायरस को खत्म करने में मदद करती है। और तो और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीजेस जैसे क्रोन्स डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस में ATG16L1 नाम के जीन में छोटे बदलाव, जिन्हें SNPs कहते हैं, वो इन बीमारियों के खतरे से जुड़े पाए गए हैं। बाप रे, मतलब ये प्रक्रिया तो शरीर के बहुत सारे कामों से जुड़ी है। हाँ बिल्कुल, ये कोशिका के स्वास्थ्य के लिए बहुत बुनियादी है। चलिए, अब तक जो हमने बात की उसकी मुख्य बातों को एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं। जरूर। तो संक्षेप में, ऑटोफेजी में कोशिका के अंग ऑटोफैगोसोम्स में जाते हैं और फिर लाइसोसोम उन्हें पचा देता है। पोषक तत्वों की कमी में ये कोशिका को जीवित रखती है। इसे खास प्रोटीन्स ATGs नियंत्रित करते हैं, और इसके ठीक से काम न करने का संबंध कैंसर, IBD और न्यूरोडीजेनरेशन जैसी गंभीर बीमारियों से है। और हाँ, ये शरीर की रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता यानी प्रतिरक्षा का भी एक अहम हिस्सा है। तो कुल मिला के इसका निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि ऑटोफेजी कोशिका के जीवित रहने, अपना अंदरूनी संतुलन, जिसे होमियोस्टैसिस कहते हैं, बनाए रखने और अपना बचाव करने के लिए एक बहुत ज़रूरी आत्मपाचन तंत्र है। पूरी प्रक्रिया में ऑटोफैगोसोम का बनना, उसका लाइसोसोम से मिलना और फिर अंदर के सामान का एंजाइम्स द्वारा पाचन शामिल है। इसे ATGs जीन्स और सही कार्गो को चुनने की प्रक्रिया नियंत्रित करती है, और ये कोशिका के अनुकूलन, बीमारियों के बनने और हमारी इम्यूनिटी में केंद्रीय भूमिका निभाती है। और चिकित्सा के लिहाज से? चिकित्सा के लिहाज से ये बहुत अहम है, क्योंकि ये कैंसर, न्यूरोडिजेनरेशन, संक्रमण और सूजन संबंधी बीमारियों में एक संभावित थेरेप्यूटिक टारगेट हो सकती है। मतलब भविष्य में ऐसी दवाएं बन सकती हैं जो इस प्रक्रिया को कंट्रोल करके इन बीमारियों के इलाज में मदद करें। ये वाकई दिलचस्प है। इससे एक सवाल मन में आता है, अगर हम भविष्य में ऑटोफेजी को बहुत सटीक तरीके से कंट्रोल कर पाएं, जैसे जहां जरूरत है कोशिकीय कचरा साफ करने के लिए इसे बढ़ा दें, या जहां ये बीमारियों को बढ़ने में मदद कर रही है वहां इसे धीमा कर दें, तो सेहत और शायद लंबी उम्र के लिए क्या संभावनाएं खुल सकती हैं, ये सोचने वाली बात है। आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।